वोट के अधिकार का हनन होगा। पूरे के पूरे गुंडा इंस्पेक्टर राज, चुनाव आयोग को पूरा कानून बदल दिया गया। ना आप उस पर कुछ बोल सकते हैं, ना उस पर केस कर सकते हैं, ना उसको बदल सकते हैं, ना उसको चुनाव आयोग से हटने के बाद केस हो सकता। क्या कानून की समीक्षा हमारा सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगा? कहां जाए? सदन सुनने वाला नहीं, संख्या नहीं। जनता 10,000 रुपया लेकर के वोट देती है, जहां हिंदू मुसलमान में उलझी हुई है। और इधर नेता विदेशों में 12 साल 14 साल की बच्ची के साथ रंगरलियां मना रहे हैं। पूरा दुनिया मस्त है, एंजॉय करो। नमस्कार, प्रणाम, हैप्पी क्रिसमस, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे बिहार वासियों को, गरीब, कमजोर तबके के सारे लोगों को, बिहार के 13 करोड़ लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका जीवन उत्तम रहे, आप मुस्कुराते रहें, बिना भय द्वेष राग के आप अपने परिवार को लेकर के सच्चाई के रास्ते बढ़ते रहें। सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। बहुत हृदय की गहराइयों से पुनः एक बार बिहार झारखंड वासी को जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। जब आप लोग सब लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि जिन बातों को लेकर के हम आप सबसे चर्चा करना चाहते हैं वो आपको अच्छा लगे। बहुत खुशी होगी जब आप सब लोग जुड़ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आप सब लोग जुड़ेंगे। तो पहले हम आप सबको बधाई दें, धन्यवाद दें कि बिहार और इस देश के करोड़ों लोगों की ब्लेसिंग, युवाओं का स्नेह, युवाओं का प्यार, युवाओं का प्रेम और सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद, सबकी दुआएं और ईश्वर अल्लाह की असीम कृपा से आपके ही समर्पित बेटे ने लंबे समय से लगातार दिल्ली के 16th 14th टीम से, कभी रणजी, कभी दिल्ली टीम में, कभी कप्तान, कभी उप कप्तान, कभी गौतम गंभीर जी के साथ लगातार समझिए कि असाध्य तरीके से तपस्या किया उन्होंने। अपने जीवन में एक ऊंचाई की शुरुआत की है। हम सबका पिता, माँ, परिवार, खुर्दा परिवार, हमारे पिताजी की बहुत असीम आशीर्वाद थे। पूरा नाना नानी परिवार से लेकर के सभी लोग, और खास तौर पर पूरे पूर्णिया, मधेपुरा, सीमांचल, कोसी का जो आशीर्वाद था, दुआ था, और जो आज अपने बेटे पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं पूर्णिया के लोग, सीमांचल के लोग और सभी समाज के लोग। इसमें ठीक है कि एक सेंटिमेंट होता है कि वो खुर्दा की मिट्टी का बेटा है, लाल है, बिहार का बेटा है, पूर्णिया का लाल है, मधेपुरा का लाल है। वह सभी जाति धर्म के यूथ का आइकॉन बन गया। तो आपके ब्लेसिंग से सार्थक रंजन आज कलकत्ता केकेआर में जिनका चयन हुआ है, एक पहली शुरुआत उन्होंने की है। हम चाहेंगे कि अपने बेटे को आप लोग इतना आशीर्वाद दें कि आने वाले समय में देश के लिए खेले, इस भारत के लिए खेले और बिल्कुल
समर्पित भाव के साथ वह देश का नाम, अपने गांव का नाम, समाज का नाम और बिहार का नाम रोशन करे। पिता होने के नाते, एक परिवार के होने के नाते मुझे गर्व है, और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का भी नहीं हो सकता। मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं। सार्थक रंजन मेरा बेटा है, रंजीत रंजन जी का बेटा है। हमारे परिवार ने उन्हें एक अच्छे संस्कार दिए, परवरिश उन्होंने की, और आज उसी संस्कार और परवरिश के कारण, बिना किसी गलत आदत के, गलत आहार व्यवहार के, उन्होंने अपनी शारीरिक और एक ऐसी क्षमता पैदा की है कि आज सबको गर्व है। इसके लिए आप सब उनको ब्लेसिंग देते रहे, और आप सब ने जो ब्लेसिंग दिया इसके लिए आप सबको धन्यवाद। अब मैं आता हूं, सबसे पहले छोटी सी 15 दिनों का लोकसभा था। हर दिन आप हमको सुन रहे होंगे, कभी न्यूक्लियर पे, कभी 71 नए कानून पे। जब मैंने डॉक्टर की मुद्दों को, स्कूल के मुद्दों को, सारे मुद्दों को, मैं जब भी जो मुद्दा हमें रेज करना पड़ा सदन में, इंडिगो का मुद्दा था, SIR का मुद्दा था, वंदे मातरम का मुद्दा था, या बिहार में लगातार बुलडोजर चलाने की बारी थी, जिस तरीके से बरबोलापन के तरीके से, जिस गलत तरीके से बिहार में गरीबों के आशियाना को उजाड़ा गया और उजाड़ने का प्रयास किया गया, और जिस तरीके से सत्ता पर और विपक्ष सब लोग मौन रहे, सदन भी चली तब भी लोगों ने नहीं उठाया, सड़क पे भी नहीं आए। हमने प्रयास किया कि हम अपने दलित, गरीब, मजदूर, ठेला वाला, रिक्शा वाला, ठोंगा वाला, दुकान वाले की जिंदगी बचे। मैं अपने दायित्व और जिम्मेदारी को अच्छे कर्तव्यों के साथ निभा पाता। अब चूंकि हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, आपको भी पता है, ना सदन के भीतर पार्टी की सपोर्ट मिलती है। पता नहीं कांग्रेस इन मुद्दों पर क्यों सपोर्ट नहीं करती है, क्या है, या अन्य विपक्षी पार्टी भी सदन के भीतर ये ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं उठाती, ये मुझे समझ में नहीं आता। मुझे दुख भी पहुंचता है। मैं मजबूर हो गया हूं बिहार की जनता के कारण। ना मैं, एक तरफ नागनाथ, एक तरफ सातनाथ, एक तरफ खाई, एक तरफ बिल्कुल गड्ढा, दोनों तरफ मौत है। मैं कहाँ जाऊं? जनता ने मुझे इस चौराहे पर खड़ा कर दिया है कि मैं बता नहीं सकता। जाति धर्म मजहबों में इस तरह उलझ चुकी है जनता पैसे में। मेरे पास ना तो कोई जाति, ना धर्म, ना मजहब। मैं बार बार कहता हूँ, जाति के रूप में एक संस्कार परिवार ने, सभी समाज ने, सर्व समाज ने, और यादवों के समाज ने भी हमें जो संस्कार दिया वो दुनिया के गरीबों के लिए दिया। मुझे गर्व है कि मैं अपने उस परिवार में जन्म लिया हूँ जो आनंद मार्गी है, आध्यात्मिक है, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान को स्वीकार नहीं करता है, जाति धर्म मजहब को स्वीकार नहीं करता है। वो मानवता के लिए काम करता है, और उसी मानवता के आधार पर मैं लगातार काम करता हूँ। तो सदन में मैं इस बात को उठाता रहा। मनरेगा जैसी चीजें, आपको याद होगा 20 साल पहले सोनिया गांधी जी ने बड़े संघर्ष मनरेगा के सवाल पर उन्होंने की। वो सोनिया गांधी जी और कांग्रेस की सोच थी। 60 साल के दशक के बाद मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में एक ऐसा निर्णय हुआ जो आर्थिक क्रांति गरीब आदमी की जिंदगी में लाने का एक प्रयास हुआ। मैं सोनिया गांधी जी को नमन करती हूँ। मैं एक माँ की तरह उनकी इज्जत बहुत करती हूँ। उनकी सोच बहुत दूरगामी थी। और मनमोहन सिंह जी जो हम लोग के बीच नहीं रहे, उन्होंने जिस तरीके से एक बड़ा गरीबों के लिए आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की, तो इसके लिए भी मैं पूरे कांग्रेस परिवार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो 20 साल लगातार लड़ती रही सोनिया जी कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर लड़कर, और एक सभी दलों के बड़े नेताओं के साथ सहमति करके सदन और सदन के बाहर महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता ही नहीं, नेशन ऑफ फादर ही नहीं, जिन्हें दुनिया आत्मसात किया, दुनिया ने शांति का प्रतीक समझा,
बुद्ध के बाद, कबीर के बाद, गुरु नानक देव जी के बाद, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी, ये दोनों के विचार और चरित्र को यदि आप देखेंगे, जिस तरह महात्मा फूले, पेरियार, सावित्रीबाई फूले ने एक मानवीय दृष्टि को अपनाया था, सामाजिक परिवर्तन किया था, उसी महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वराज की कल्पना, जो पंचायती राज व्यवस्था हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी ने जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, एक उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, विकेंद्रीकरण किया, नीचे से ऊपर तक का संघीय व्यवस्था को कांग्रेस ने जैसे मजबूत किया, स्टेट को, पंचायत को, और जो अधिकार दिए वो अधिकार अब लगातार 12 सालों से खत्म करते चले गए। आज पंचायत के पास, पंचायत के मुखिया के पास, समिति के पास, ब्लॉक प्रमुख के पास, वार्ड सदस्य के पास, प्रधान और सरपंच के पास लगभग कुछ भी नहीं बचा, सारे अधिकार केंद्रित हो गए। तो महात्मा गांधी जी के नाम पर एक बड़ी बच्चा आर्थिक सामाजिक क्रांति आई, जहां पर करोड़ों करोड़, 5-5 करोड़ लोगों को, 6 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार मिलता था, कंपलसरी किया गया था, जिसमें यह कानून था कि 90% पैसे केंद्र देंगे और कोई भी बहाना नहीं चलेगा। 15 दिन हर गरीब, हर जाति, धर्म, मजहब के लोग जिसके हाथ में रोजगार नहीं है उन्हें काम दिया जाएगा। यह निर्णय लिया गया कि 15 दिनों के अंदर भुगतान होगा, इस पे कोई लापरवाही नहीं होगी, और यह कानून बड़ा बदलाव लाया। मैं मानता हूं कि इससे जीवन में कोई बहुत बड़ा मूल परिवर्तन नहीं आया, मूलचूल परिवर्तन नहीं आया, लेकिन जीवन जीने के लायक, रोटी के लायक थोड़ी सी जिंदगी देने में जिस तरीके से मनरेगा कानून केंद्र ने जो लाया कि हमें रोजगार देना ही देना है, जिससे कोविड के समय में भी आम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को जितने बेनिफिट मिले और प्रवासी मजदूरों को, सबको, वह ऐतिहासिक था। हर सामाजिक संकट के समय में मनरेगा लोगों के लिए सहायक बने। लेकिन जिस तरीके से वंदे मातरम में आपने देखा होगा कि वंदे मातरम को किस तरीके से बंगाल के चुनाव से जोड़ने का प्रयास किया गया, जिन्हें आपको याद होगा बंगाल में जिन्ना और सावरकर की मिली भगत से एक सरकार बनी थी और बंगाल की संस्कृति से कितना नफरत था उसको तोड़ने का प्रयास किया गया था, बंगाल बांटने की कोशिश की गई थी। वंदे मातरम जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जो गुरु प्रेम के संवाहक थे, जो हमारे आदर्श के संवाहक थे, मानवीय मूल्यों के संवाहक थे, सार्वभौमिक परास्था के संवाहक थे, और गांधी जी ने मिलकर हमारे आदरणीय क्रांतिकारी उस तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी, सरदार पटेल से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री, सभी लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया और वंदे मातरम एक बड़ी जीवन में क्रांति लाने का एक भाव के अनुसार किसान, मजदूर, सभी वैचारिक लोगों के विचारों को आत्मसात करते हुए एक संगीत बनी, जिससे भारत के संविधान, विचार और संस्कृति के दुश्मनों से लड़ने की एक हमें नैसर्गिक ऊर्जा मिली। किस तरीके से इन लोगों ने 53 सालों तक भारत का राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया, कैसे इन लोगों ने संविधान जलाए, कैसे गांधी को इन लोगों ने मरवाया, नाथूराम गोडसे को रिवॉल्वर कहाँ से मिली, और इनमें सारे आरएसएस के लोगों ने किस तरीके से कंस्पिरेसी किया और कैसे गांधी को मरवाया गया। एक तरफ मरवाने में और दूसरी तरफ अब गांधी के विचारों को खत्म करने की पूरी तैयारी, पहले संविधान को खत्म करने की तैयारी, उसके पहले आरक्षण को खत्म करने की तैयारी, इसके बीच में जाति जनगणना को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए। जनगणना का निर्णय लिया गया, लेकिन जाति जनगणना का निर्णय नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं ली, जिससे दलित, आदिवासी, ईबीसी, ओबीसी के बारे में यह पता चलता कि इसकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्या स्थिति है। किसी भी जाति को समझना उसकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जरूरी थी, लेकिन इन लोगों ने वादा खिलाफी किया और जाति शब्द हटा के जनगणना कराने के लिए इन लोगों ने पैसा दिया। अब मैं आग्रह करूंगा, जिस देश में लगभग 90% अत्यंत पिछड़ा, ओबीसी, दलित, ST SC माइनॉरिटीज के लोग, वहां पर आपके साथ ये कैसे कैसे खेल करते रहे।
आरक्षण जब ये देख लिया कि हम समाप्त नहीं कर सकते और बढ़ाने की वकालत करने वाले राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से लगातार 57 60 के लगभग आरक्षण देने की वकालत की, उसमें समाज विरोधी, ओबीसी, ईबीसी, दलित विरोधी सारे लोग एकत्रित हो गए और उन लोगों ने बड़े गहरे साजिश के तहत नौकरी को ही खत्म कर दिया ताकि आरक्षण की बात ही ना हो। उसके बाद एसआईआर लाया गया। एसआईआर के पहले हमारे देश में बाबा साहब अंबेडकर के बाद लोहिया जयप्रकाश नारायण जी, बाबू जगजीवन राम, खास तौर पर आदरणीय काशीराम जी, जिन लोगों ने बड़ा सामाजिक गोलबर्ग, बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन करने वाले जो लोग थे, हमारे मनीषी थे, उनके विचारों को और उनके नेतृत्व को कैसे खत्म किया जाए, जिसमें मुलायम सिंह, लालू यादव, मायावती, शरद पवार, इस तरह देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, इन लोगों की पूरी राजनीति को खत्म करने की पूरी साजिश हो गई। तब इन लोगों ने दलित, आदिवासी, एसटी, ईबीसी का नाम काट के इनको बिल्कुल संविधान के लायक न रहने दो और इस वर्ग को खत्म कर दो ताकि हम संविधान को खत्म कर पाए। संविधान की जरूरत ही नहीं पड़े। आप देखिए किस तरीके से साजिश रची गई। वंदे मातरम में भी आप सब लोगों ने देखा कि कैसे कैसे आरएसएस और बीजेपी ने कभी भी इस देश के झंडे को नहीं माना, इस देश के आरक्षण को नहीं माना, इस देश के संविधान को नहीं माना, इस देश के संविधान को जलाया, इस देश के पिछड़े और दलित आदिवासी के नेतृत्व को मिटा दिया। अब ये गरीबों के पेट पर हमला कर दिए। अब ये कह रहे हैं कि 40% पैसा स्टेट देगा। कौन सा स्टेट देगा? क्या झारखंड, क्या बंगाल, क्या असम, क्या बिहार, क्या यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान क्या 40% रुपया दे पाएंगे? इन्होंने कानून में जो पंचायती राज का काम था, जो पंचायत राज करते उससे भी छीन लिया, वो भी खत्म हो गए। अब इनका कहना है कि नहीं, जब ये 12 सालों में 60% लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, ये कहते हैं 125% को हम देंगे। अरे भैया, 60% को तो आपने रोजगार दिया नहीं। आप 100 अब 3-3 महीने, 4-4 महीने तक आपने पैसे नहीं दिए। कोई इसके लिए कठोर कानून नहीं बने। आपने मनरेगा को खत्म करने की भरपूर कोशिश की। मनरेगा से इतनी नफरत क्यों थी? आप महात्मा गांधी का नाम बदलना चाहते थे। महात्मा गांधी से इतना नफरत क्यों? आप तो मरवा दिए। मरवाने के बाद अब उनके विचारों से नफरत क्यों? जबकि महात्मा गांधी पूरी दुनिया के संस्कृति में, उसके संस्कार में, उसकी तहजीब में, उसकी मिट्टी में, उसके हमारे जीने, आहार, व्यवहार में। फिर आप कैसे हमको बदल दोगे? ये वो लोग हैं जो 12 साल, 13 साल, 14 साल पूरी दुनिया के आप उठा करके देख लो, वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड का, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो बड़ा बड़ा खिलाड़ी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, सारे लोग विदेशों में जा करके जो 12 साल, 14 साल की बच्चियों के साथ जिस तरीके से लोगों ने मसाज और हवन का शिकार हुआ, आपको नफरत नहीं होता ऐसे नेताओं से जो बच्चियों का शोषण करते हैं? इन लोगों से जिनकी जिंदगी से पैसा लेने और हवस करने की, वो लोग महात्मा गांधी को चैलेंज कर रहे हैं और उन लोगों ने गरीबों के पेट पर लात मार दिया। क्या किसान की तरह एक बड़ी क्रांति नहीं होगी? जो पंजाब और हरियाणा के लोगों ने जो 9 महीना बड़ी क्रांति करके इस बिल को वापस किया, अब आपको लगता है कि बिना दलित, आदिवासी और मजदूरों की लड़ाई के आप इस बिल को आप रोक पाओगे? विपक्ष को रौंद दिया इन्होंने। विपक्ष लड़ते रहे, सदन में महात्मा गांधी के लिए चलते रहे। मैं मानता हूं कि हम बहुत एग्रेशन में लड़ाई नहीं लड़ पाए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। जो लड़ाई हमें लड़नी चाहिए थी वो हम लड़ नहीं पाए। हम लोगों ने भी कुछ भूल की है, लेकिन क्या आप मौन बैठिएगा? कोई भी स्टेट पैसा नहीं दे पाएगा। इनका कहना है कि पैसा देने के बाद भी हम कौन सा काम देंगे, किसको देंगे, किस स्टेट को देंगे, किस जिले को देंगे, कौन सा काम देंगे, किसको देंगे। मतलब गया, मनरेगा की हत्या हो गई। अब गरीबों को नहीं मिलेगा निवाला, गरीबों को अब काम नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पर गरीबों को काम नहीं मिलेगा, क्योंकि ना राधा को न मन तेल हुई, ना राधा नाचियन, नहीं मिलेगा, किसी कीमत पर नहीं मिलेगा, क्योंकि 40% पैसा अब स्टेट दे ही नहीं सकती। मुझे आश्चर्य लगता है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी दोनों आदमी इसके विरोध में थे, फिर ये पास कैसे हो गया? क्या मजबूरी थी? क्या इन लोगों का इतिहास मिट नहीं जाएगा? कब तक हम लोग चुप बैठेंगे? हमें गरीबों की लड़ाई लड़नी होगी। आज सोनिया गांधी जी ने जिन बातों को कही कि हम लड़े हैं और लड़ेंगे, मैं जानता हूं कि ये लड़ाई राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस ही लड़ सकती है, और लोगों में हिम्मत नहीं है। और लोगों को मैं देख रहा हूं किस तरह डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के पार्टी में जा रहे हैं, सब कुछ मैं देख रहा हूं। इसलिए हमें मनरेगा की लड़ाई लड़नी होगी। हमें मनरेगा, दलित, गरीब, आदिवासी के लिए, हमें कमजोर गरीब तबकों के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। ये गुजराती, ये 2 गुजराती, ये 2-4 गुजराती, सब कुछ गुजरात, ठेका गुजरात, ऊपर गुजरात, आकाश गुजरात, पानी गुजरात,
धरती गुजरात, तूफान गुजरात, कपड़ा गुजरात, 10,000 का ठेका गुजरात, सब कुछ गुजराती, सब कुछ गुजराती, सब कुछ गुजराती, सब कुछ गुजराती। पूरा भारत बर्बाद हो गया स्टार गुजराती के फेर में। गुजराती गुजराती गुजराती। अयोध्या जाओ गुजराती, बनारस जाओ गुजराती, रोड में जाओ गुजराती, नाला में जाओ गुजराती, पानी में जाओ गुजराती, जल नल में जाओ गुजराती, सब जगह गुजराती। एक तरफ पूरी तरफ गुजराती और दो आदमी। कब तक चुप रहोगे भारत के लोग? सब कुछ भेज दोगे गुजरातियों के हाथ में। हमें गुजराती बनाम भारत की लड़ाई लड़नी होगी, ये आप समझिए, चाहे जो हो जाए इसका परिणाम। नहीं तो हमारे सब कुछ छीने चले गए। एसआईआर में आप देख रहे हैं, लगातार वोट की चोरी की बात हम लोग कर रहे हैं। क्या हुआ? हम हर दिन लोगों से मिल रहे हैं। क्या पूरे बिहार में बुलडोजर रुकवाने की जिम्मेदारी सिर्फ पप्पू यादव की थी? तब भी आप हमें गाली दोगे? हमें मन ही नहीं करता आप लड़ने का। आप हमें बताओ। हमारे बुजुर्ग, जिसको मैं बहुत सम्मान करता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मिनिस्टर का बयान आप सुने होंगे, अगले बार सरकार नहीं बनती, अमित भाई नहीं होते तो नीतीश कुमार जी ने स्वीकार कर लिया था हार। आज आप केजरीवाल की भी बात सुने होंगे कि हम बदलवा सकते थे। पूरा लोकतंत्र खतरे में है। अगले बार ही 12 सीट 13 सीट जबरदस्ती चुनाव जीते गए, और यह सबूत है। डीएम, उस डीएम के बारे में आपको पता है, यदि वो बिहार में रह जाते तो जेल जाते। मांझी साहब ने क्या कहा कि इस बार भी वो हमको कह दिए होते तो चुनाव नहीं हारते। हमको बोले ही नहीं। सारी सीटें अगले बार गलत तरीके से जीता गया, और इस बार तो पूरा का पूरा व्यवस्था ही गलत तरीके से था। क्या सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए? हर चीजों के लिए सो मोटो नोटिस होगा, स्वीकार करेंगे, लेकिन इतने बड़े बयान के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मौन क्यों है? जनता चलिए लड़ने के लायक नहीं बची, क्यों मौन है? वोट के अधिकार का हनन होगा। पूरे के पूरे गुंडा इंस्पेक्टर राज, चुनाव आयोग को पूरा कानून बदल दिया गया। ना आप उस पर कुछ बोल सकते हैं, ना उस पर केस कर सकते हैं, ना उसको बदल सकते हैं, ना उसको चुनाव आयोग से हटने के बाद केस हो सकता। क्या कानून की समीक्षा हमारा सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगा? कहां जाए? सदन सुनने वाला नहीं, संख्या नहीं। जनता 10,000 रुपया लेकर के वोट देती है, जहां हिंदू मुसलमान में उलझी हुई है, और इधर नेता विदेशों में 12 साल 14 साल की बच्ची के साथ रंगरेलियां बना रहे हैं। पूरा दुनिया मस्त है, एंजॉय करो, जन्नत है इन लोगों के लिए। आपके भीतर क्रांति नहीं आती। अब क्या बच गया? मांझी साहब के बयान के बाद क्या बचा? जबकि पूरा का पूरा अगले बार का चुनाव, इस बार का चुनाव तो पूरा का पूरा चुनाव आयोग और पूंजीपति और अमित भाई लड़ लिए, नहीं जीत सकते थे। सभी जात का वोट इंडिया गठबंधन को मिला, नहीं जीत सकते थे। आज बैलेट पेपर से करा लो आज। अब देख लो तेलंगाना में कैसे हम जीते हैं, बैलेट पेपर से। केरल में, पंजाब में, वहां क्यों बीजेपी 10 सीट नहीं जीती? जहां भी बैलेट पेपर से चुनाव होगा बीजेपी नहीं जीत सकती। हमें लड़ना हो, हमें क्रांति करनी हो। हम सब कुछ हो, सारे मुद्दों को डाइवर्ट कर दो। हिजाब वाले मामले में मैंने कई बार कहा, हर जाति, धर्म, मजहब और हर क्षेत्र के लोगों को, साउथ हो नॉर्थ हो, सबको जीने का अधिकार है। हर धर्म की अपनी स्वतंत्रता है। मैंने कई बार कहा कि वो तरीका गलत था। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था, वो मानसिक रूप से बीमार हैं, उनको भूलने की बीमारी हो गई है।
नीतीश कुमार जी का भाव गलत नहीं हो सकता, लेकिन जो हुआ एक बच्ची के साथ हिजाब को खोलना, वह बिल्कुल किसी भी विचार, अधिकार, धर्म, मजहब, जाति, जो जिस संस्कार में जीता है, जो सात्विक है, जो भोजन शुद्ध करता है, जो निरामिष, उसको मांसाहारी बना दीजिए, जबरदस्ती मुंह में ठूस दीजिए, ये गलत है ना। सनातन इसकी इजाजत देगा कि जबरदस्ती मांस खिला दो? जैसे सिख अलग मीट खाते हैं, वो हलाल नहीं खाएगा, मुसलमान भाई हलाल खाते हैं, क्या करोगे आप? मैं तो कई बार कहा बीजेपी के लोगों को, आपका प्रदेश है गोवा, आप क्यों नहीं गाय काटने से रोक लगाए? क्यों इस कंट्री में मणिपुर, नागालैंड में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सब खाया जाता है? कुछ नहीं। आप वहां कहते हो अलग कानून, आप कहते हो उसकी आजादी है, फिर आप गाली क्यों देते हो? बुरके क्यों पहनती है? संजय नीतीश कुमार जी का मामले स्वीकार कर लिया गया और मैं उस बात को कहता हूं कि वो गलत था, मैं ही उसको माफी मांगता। खत्म कर दीजिए ये फालतू विवाद, हम माफी मांगते हैं, गलत हुआ मेरे प्रदेश में, हम दिल से माफी मांगते हैं। लेकिन जो संजय निषाद ने बोला, गिरिराज जी ने बोला, वो कितना गलत, कि हाथ कहीं और जाता है तो ठीक। गिरिराज जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, या और भी कोई आरएसएस के लोग, मैं आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या गिरिराज भाई या संजय निषाद साहब से, क्या हमारे घर में कोई बेटी मां है या नहीं? क्या आपकी बेटी पर क्या असर पड़ता होगा जब आप इस तरह की बात करते हैं कि हाथ नीचे भी जा सकता था? वो सुने होंगे तो आपके बेटी के मन पर क्या जाता होगा, आपकी मां, आपकी बहन पर क्या गुजरता होगा? गिरिराज भाई कब तक? अरे हम आपको सलाह नहीं देंगे, लेकिन आग्रह करेंगे, आप बोलिए, लेकिन बेटी मां को तो बकस दीजिए। पैर पकड़ते हैं, मां और बेटी कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म मजहब नहीं होता, वो मां होती है। बेटी मां बहन की तो इज्जत करिए गिरिराज जी। आपके घर में भी बेटी मां बहन है, वो भी मेरी मां और बेटी बहन है। ये लोग गोबर हो चुके हैं, सुग्गर के गूं, इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों की दुकान उसी से चलती है, इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं, कामों से कोई मतलब नहीं। बिहार में वादा किए, करो ना 2 लाख, बनाओ चीनी मिल, झूठ क्यों बोलते हो? एआई, अभी आप दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे, मांझी साहब के बयान के बाद, नीरज भाई आप अच्छे वक्ता हो, दिलीप जी आप अच्छे मित्र हो मेरे, क्या ये गलत नहीं हुआ? आप भी नहीं बचेंगे नीरज भाई, एक दिन स्वीकार कर लीजिए, ये लोग मिटाएगा। कभी बोल देते हो वो गलत वीडियो, कभी बोल देते हो एआई का जमाना, ये आई है, जांच करा लो, स्वीकार करिए कि गलत तरीके से जीते थे अगली बार, और इस बार तो पूरा गलत तरीके से। मैं सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा कि सो मोटो नोटिस लेके अगले बार की सारी काउंटिंग कराई जाए, बक्सा निकाला जाए, अन्यथा न्यायपालिका पर भी भरोसा खत्म हो जाएगा, उम्मीद खत्म हो गई। चुनाव आयोग के मुद्दों पर सो मोटो नोटिस लीजिए, और आपको पावर है, जब कोई गलत कानून का इंटरप्रिटेशन होता है तो आप उसको सुधारिए, नहीं करते। इसलिए हिजाब के मुद्दों पर जिस तरीके से विवाद किया गया है, और इसको आप बंगाल के तरीके से जोड़ना चाहते, गलत है। आज प्रधानमंत्री जी तो अजीबे कर दिए, पहले बायोलॉजिकल नहीं है, आज कह दिए या तो अगले जन्म में हम बंगाल के थे या तो अगले जन्म में होंगे। तो भैया आप तो भगवान है, अब आप प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए, हम लोग आपको भगवान बन के पूजेंगे। मंदिर तो आपकी बना ही रहा आपके भक्त लोग। क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, कभी पंजाब में कुछ बन जाते हैं, उड़ीसा में कुछ, मराठी में कुछ, पूरा देश को झगड़ा लगा दिए। मराठी गैर मराठी, जाट गैर जाट, गुज्जर गैर गुज्जर, सिख गैर सिख, जादव गैर जादव, बंगाली गैर बंगाली,
पूरा देश तहस नहस कर दिए वोट के लिए। अब आपको अगले जन्म में यही कहते हैं क्या? बिहार को कह दिया द्वारिकाधीश है, हम बिहारी हैं, और आज तक विशेष राज नहीं दिए, विशेष पैकेज नहीं दिए। आज कुछ बोल दिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर के नहीं हुए, जो सुभाष चंद्र बोस के नहीं हुए। सुभाष चंद्र बोस को यही सावरकर हेड कुमार ने भगा दिया था, मदद करने से दूर कर दिया। कुछ भी बोल दे। अब हिजाब हाथ जोड़ते हैं, ऐसे विवाद को रोकिए। और संजय निषाद जी, गिरिराज जी, बेटी मां बहनों पर बोलना बंद करिए। इस कंट्री की बेटी मां बहन कोई जाति नहीं है, वो मेरी मां है, मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ लाइन है, मेरी संस्कृति है, तहजीब है। प्लीज बकस दीजिए। सौदागर लोग, गंदे लोग हैं आप लोग। औकात तो है नहीं बांग्लादेश में सनातन पर हमला हो रहा है। अरे इंदिरा गांधी होता तो इस बांग्लादेश को बताता औकात, जो पाकिस्तान का टुकड़ा करके भारत का। और आप एक बांग्लादेशी को, घुसपैठ को यहां रखे हुए, आप घुसपैठ की बात करते हैं। 100 घुसपैठ नहीं हुआ। शेख हसीना को यहां रखे हुए। अभी आप सभी इस्लामिक कंट्री गए और जाके पैर पकड़े हैं, वहां जाकर के आप दादा बाप बना लेते हैं। यहां क्यों नफरत करने लगते हैं? ये दो तरह का चरित्र क्यों? सारे इस्लामिक कंट्री में जाकर के आप क्या क्या बोले? इसीलिए हाथ जोड़ते हैं। ये चुनाव आयोग के सारे नफरत के सारे और पैसे के बदौलत चुनाव जीतना बंद करिए। और है 52 इंच की सीना, 56 इंच का, वो तो खैर नहीं है, खत्म, वो तो चला गया, सबका ट्रंप ने भेज दिया। बांग्लादेश में जो सनातन पर हमले हो रहे हैं उसको रोकिए। हम जानते हैं आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अदानी और अंबानी जी का सारा पैसा बांग्लादेश में लगा हुआ है, कोयला से लेकर सारी चीजों में। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप इस दोनों की मुट्ठी में हैं। जो प्रधानमंत्री और जो नेता, जो सत्ता पक्ष, इंडिगो के मालिक, जो पूरे देश को कैद कर लिया, बंदी बना दिया, एक दिन में 20,000 करोड़ रुपया कमाता है, इन लोगों के घर में 500 करोड़ रुपया जाता है, सब लोगों को खरीद लिया। जो कंट्री इंडिगो को नहीं संभाल सकता वो विश्व गुरु बनेंगे? या कंट्री कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। एक मुनाफाखोर लोग के सामने जो कंट्री घुटना टेक दे, समर्पण कर दे, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोग भूखा देश है, सौदागर है। हम लोग विकास के लिए और इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए काम नहीं करते। हम लोग कैद कर दिए इन इंडिगो के सामने। इसीलिए हमें मनरेगा पर लड़ना होगा। हमें लोकतंत्र बचाने के लिए जो बात मांझी साहब ने कहा है, उसको लेकर के हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाने होंगे। हमें सनातन बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। हमें हिजाब जैसे मुद्दों पर हमें रोकना पड़ेगा। और हमें यह याद रखना पड़ेगा, यह भारत सनातनियों का है। इस भारत को खत्म करने में आरएसएस और इन लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा है। ये हमारे राष्ट्रीय झंडा से नफरत करते हैं, संविधान से। ये गांधी और अंबेडकर के विचारों के दुश्मन है। ये हमारे गुरु नानक, गुरु गोविंद, विवेकानंद, बुद्ध, कबीर, शिव, राम, रहीम, मोहम्मद, इनके विचारों के ये दुश्मन है। ये नागा बाबा, ये लुटेरे खुटेरे को आगे लाते हैं। इसलिए इनसे हमें बचना होगा। हमें मनरेगा की लड़ाई लड़नी होगी। हमें बांग्लादेश पर अपने सनातन भाइयों को बचाने के लिए आवाज देना पड़ेगा। हमें जोर से आवाज देना पड़ेगा और अपनी बेटी, मां, बहनों की इज्जत बचाने के लिए ऐसे नेताओं से इस्तीफा लेना पड़ेगा या ऐसे नेताओं का विरोध करना पड़ेगा। फिर एक बार आग्रह करेंगे आप सबको कि जो पप्पू यादव का दायित्व है, मैंने इस बार भी मेडिकल का उठाया। 31 मार्च के बाद हम वादा करते हैं, जब तक ये मेडिकल डॉक्टर का फीस, जब तक मेडिकल ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया और लुटेरे नर्सिंग होम को बंद नहीं करेंगे, हम भगवान की सौगंध चैन से नहीं बैठेंगे। इस वादा के साथ प्रदूषण की लड़ाई भी हम सबको मिलकर लड़नी होगी।
अन्यथा हमारे आने वाले बच्चों की पीढ़ी का नस्ल खत्म हो जाएगा। प्रदूषण और पानी के मुद्दों पर हमें लड़ना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आलोचकों से कहूंगा कि यदि मुझ में कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, मैं माफी चाहता हूं। इस साल में मुझसे कोई भूल भी हो इसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैं कभी भूल करता नहीं हूं, मैं जात पात करूंगा नहीं, हिंदू मुसलमान भी नहीं करूंगा, लेकिन सनातनी हूं, मानवता के लिए लड़ूंगा, बिहार के लिए लड़ूंगा और आपकी खुशियों के लिए लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।